उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सफलता तो पाना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो है आपका ग्रहों का नियम, फिर जो है द्रव्यमान केंद्र और बल आघूर्ण। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। हर एक एग्ज़ाम, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी करते हो, सब में अगर जिसमें आ रही है ये साइंस, तो सब में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, खास करके ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले। देखिए, पहली हेडिंग है आज इसमें ग्रहों का नियम। ग्रहों का नियम, ठीक। देखिए, ग्रहों का नियम पहली बार दिया किसने था, मतलब कि ग्रहों के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? तो केपलर चाचा ने। किसने? केपलर ने किया था, ठीक। तो ग्रहों के नियम का अगर पूछे कि प्रतिपादित मतलब ग्रहों का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। कितने नियम हैं? 3 नियम है, ठीक। कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन से हैं? कक्षा का नियम, परिक्रम काल का नियम और क्षेत्र का नियम। कौन कौन 3 नियम है? तीनों पूछता है बहुत ग्रहों के नियम को। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रम काल का नियम। तीनों नियमों को हम लोग समझते हैं। पहला नियम है आपका कक्षा का नियम। कक्षा का नियम ये कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के, ये सन है आपके, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो वो जो है सूर्य जो है फोकस दूरी पर स्थित हो, उसके फोकस पर स्थित होता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी ग्रह, मान लीजिए अर्थ, ये पृथ्वी है आपकी, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो फोकस उसके सूर्य जो है उसके फोकस पे स्थित होता है। मतलब कि एक ही तल में स्थित होते हैं। देख रहे हैं ना? देखिए, जिस तल में, ये मान लीजिए ब्लैक बोर्ड आपका एक ही ये तल है, तो इसी तल में पे आपकी पृथ्वी भी स्थित है ग्रह, और सूर्य भी स्थित है। न कि ऐसा कुछ नहीं है कि सूर्य यहाँ पे है तो पृथ्वी आपकी यहाँ पे है, ऐसा है नहीं, एक ही तल में स्थित है। तो ये कक्षा का नियम होता है। और दूसरा होता है क्षेत्र का नियम। क्षेत्र का नियम कहता है, क्षेत्र का नियम ये कहता है दोस्तों कि कोई भी ग्रह मान लीजिए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो समान समय में, ये मान लीजिए इसको हटा दें हम, देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा नियम, क्षेत्र का नियम। कोई भी ग्रह, मान लीजिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो समान समय में, मान लीजिए इतनी दूरी तय करने में इस पृथ्वी को जो है t बराबर 5 सेकेंड का समय लगता है, 5 सेकेंड का। तो यहाँ पर भी मान लीजिए ये दूरी उतनी ही है जितना, ये इसको इतना बना ले तब आपको अच्छे से दिखेगा, उतनी दूरी यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी उसको समय जो है इतनी दूरी तय करने में 5 सेकेंड का समय लग रहा है। तब यहाँ देखिए, तो कह रहा है कि कोई भी ग्रह सूर्य को चक्कर, अगर सूर्य का चक्कर लगाता है, तो समान समय में यहाँ पे भी जितना समय यहाँ लग रहा है उतना समय यहाँ पर भी लग रहा है, तो जो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। देखिए, इसका मान लीजिए एरिया ए है, तो इसका भी एरिया ए होगा, ठीक। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम। तीसरा क्या है? परिक्रमण काल का नियम, ठीक। ये कहता है कि कोई भी ग्रह का आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल टी का वर्ग उसके अर्ध वृत्ताकार दूरी के, यानी ये दूरी है, इसके क्यूब के समानुपाती होता है। हमने क्या कहा? किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल t का वर्ग उसके माध्य दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है, ठीक। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है ये।
तीनों नियम समझ गए। ये ग्रह का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन से है? कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमा काल का नियम। अब यहीं पे देखिए कन्फ्यूजन क्या करता है, कह देगा कि बताइए सर्वप्रथम ग्रहों के नियम के बारे में, मतलब कि ग्रह जो है, कोई भी पिंड जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये बात किसने कही थी पहली बार? तो किसने कही थी? कापरनिकस ने। कापरनिकस ने। ठीक, तो ये याद रखिएगा। बहुत कन्फ्यूज़न करता है, लोग इसको रट के जाते हैं, मार देते हैं। पहला ऑप्शन कह देता है ग्रहों का नियम किसने दिया है, तो पहली बार तो ये लोग समझते हैं कि ग्रहों का नियम अगर केपलर ने दिया तो पहली मारते हैं। लेकिन ये देखिए शब्द क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये बात पहली बार किसने कही थी? तो कापरनिकस ने कही थी। और ग्रहों का नियम किसने दिया था? तो वो केपलर ने दिया था। क्लियर हो गया? ग्रहों के नियम से इससे अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं द्रव्यमान के नियम पे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं आगे द्रव्यमान केंद्र का नियम। द्रव्यमान केंद्र ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो एकदम कायदे से समझिएगा। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? वह केंद्र जहाँ पर वस्तु संतुलित अवस्था में हो उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। हमने क्या कहा? वह केंद्र जहाँ पर वस्तु संतुलित अवस्था में हो वह द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये देखिए संतुलित अवस्था में है कि नहीं। अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ पे टिकाएं तो टिकेगा नहीं, यहाँ पे टिकाएं नहीं टिकेगा। ये इसका केंद्र बीच में है कि जहाँ वस्तु जो है टिक गई है। समझ में आई बात? तो वह केंद्र जहाँ पर वस्तु संतुलित अवस्था में हो वही इसका क्या कहलाता है? इस वस्तु का क्या है? ये द्रव्यमान केंद्र है। अब द्रव्यमान केंद्र जो है वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। जैसे ये मान लीजिए वृत्ताकार है तो इसके अंदर होगा, और ये यहाँ पर ये वर्गाकार है तो यहाँ पर भी इसके अंदर होगा। अगर मान लीजिए इस तरह ट्रायंगल की तरह 2 वस्तुएं हैं तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर होगा। आई बात समझ में? अगर कोई छड़ है अगर इस तरह तो उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर भी होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। अब देखिए वस्तु जो है 2 जगह, जो कि ये वस्तु जो है 2 जगह संतुलित अवस्था में रह सकती है। एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा जो है धरातल पर। दूसरा किस पर? धरातल पर। इस पे देखिए, इस पे भी संतुलित अवस्था में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर भी है और इसका धरातल ये है, ये है धरातल। अगर द्रव्यमान केंद्र धरातल की तरफ आ जाए तो वस्तु ज़्यादा संतुलित होती है। मतलब आ जाए क्या? अपने से आ जाएगी? नहीं। कैसे आएगी? देखिए कि जैसे कि एक काम आप भी बहुत अच्छे से करते हैं, हम भी करते हैं। अगर दोनों लोग एक ही काम को मिल के करें तो बहुत अच्छे से होगा कि नहीं। वही कार्य ये भी करता है कि अगर ये द्रव्यमान केंद्र, ये केंद्र जो है धरातल की तरफ आ जाएगा तो जो है वस्तु ज़्यादा संतुलित होगी। जैसे ये मान लीजिए ये आप हैं, ठीक। ये आपका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? नाभि के पास होता है। मनुष्य का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है? नाभि के पास। तो अगर व्यक्ति अगर झुक जाए द्रव्यमान केंद्र ये यहाँ पर आ जाएगा, धरातल के नज़दीक आ जाएगा तो व्यक्ति ज़्यादा संतुलित अवस्था में होता है। देखिए अगर ये व्यक्ति है, अगर ये ऐसे हो जाएगा, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर आ जाएगा, व्यक्ति झुक जा रहा है, तो देखिए ये व्यक्ति जो है ज़्यादा जो है संतुलित होगा। जैसे वृद्ध व्यक्ति को देखे हैं, जब वृद्ध व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति एकदम जब झुक जाता है कभी भी तो देखते हैं ना कि ज़्यादा संतुलित अवस्था में महसूस करता है। अगर आप ज़्यादा दौड़ दें तो देखते हैं आप जो है ठेगुने पर हाथ रख के ऐसे टेढ़ हो जाते हैं। ये मतलब ये नाभि आपकी नीचे की तरफ झुक जाती है, होती है ना, ऐसा होता है कि नहीं? तो कभी प्रैक्टिकल करके देखिए तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ज़्यादा दौड़ के या ज़्यादा काम करते हैं लोग तो जो है दोनों हाथ जो है ठेगुने पर रख के नीचे की तरफ होते हैं, तो यानी इनका द्रव्यमान केंद्र नीचे की तरफ आता है तो व्यक्ति ज़्यादा संतुलित अवस्था में महसूस करता है। इसीलिए व्यक्ति जब बोरी उठाता है पीठ पे तो इस तरह चलता है, कभी भी इस तरह देखें नहीं सॉरी,
उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे की तरफ झुक जाता है। जब सीढ़ी पे चढ़ते वक्त या पहाड़ पे कोई जो है चढ़ता है तो किस तरह चढ़ता है, ऊंचाई पे चढ़ता है तो नीचे तरफ एक झुक के चढ़ता है, कभी भी ऐसे चढ़ते हुए नहीं देखे होंगे। आई बात समझ में? तो यही पूछेगा कि बताइए कि कोई भी व्यक्ति, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कोई भी व्यक्ति जब जो है सीढ़ी पे चढ़ता है या बोझा उठाता है तो क्यों न जो है आगे की तरफ झुकता है? इसलिए झुकता है कि उसका द्रव्यमान केंद्र जो है धरातल की तरफ आ जाएगा, जिससे व्यक्ति जो है ज़्यादा संतुलित अवस्था में होगा। आई बात समझ में? ये ट्रैक्टर जो होता है, मान लीजिए ये ट्रक है, ट्रक पे देखते हैं ना, ये ट्रक है जो फाइन लगा देते हैं कि अगर मान लीजिए ये ट्रक है तो इसका द्रव्यमान केंद्र, अगर ये पीछे वाली ट्रॉली का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे है, अगर ये ओवरलोडिंग कर देंगे, मान लीजिए ये इतना ऊंचा तक ओवरलोडिंग कर दिए, तब द्रव्यमान केंद्र भाग के यहाँ पर आ जाएगा, जिससे ट्रक जो है डिसबैलेंस होने लगती है, तो दुर्घटना होने का यही आशंका होता है। तो इसीलिए जो है फाइन मारा जाता है। आई बात समझ में? अगर ट्रक का ये ओवरलोडिंग नहीं है तब जो है द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे है, जैसे ओवरलोडिंग करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र ऊपर चला जाएगा, इसीलिए जो है ट्रक जो है डिसबैलेंस होता है। इतना जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, व्यक्ति के जब झुकता है तो क्यों झुकता है, बस ऐसे ही पूछेगा। आई बात समझ में? बोझा क्वेश्चन में दे देगा कि बताइए बोझा उठाते वक्त जो है व्यक्ति क्यों जो है आगे की तरफ झुकता है? क्यों झुकता है? क्योंकि उसका जो है द्रव्यमान केंद्र यानी नाभि जो है धरातल की तरफ आ जाती है, जिससे जो है वह व्यक्ति ज़्यादा संतुलित अवस्था में महसूस करता है। क्लियर हो गया द्रव्यमान केंद्र। अब हम लोग समझते हैं घूर्णन गति। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक? तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए, बल आघूर्ण क्या होता है? वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को जो है वृत्तीय गति में ला दे, उसे हम कहते हैं क्या? बल आघूर्ण कहते हैं। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला दे, मतलब वो बल लगने के बाद जो है वस्तु वृत्तीय गति करने लगे, वो जो है क्या कहलाएगा? बल आघूर्ण कहलाएगा। देखिए, बल और बल आघूर्ण में अंतर क्या होता है? बल वह राशि होती है जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे। ये मान लीजिए वस्तु है, इस पे अगर बल आघूर्ण लगेगा तो ये जो है वृत्तीय गति में चलने लगेगी। अगर इस पे सिर्फ बल लगेगा तो ये रेखीय गति में चलने लगेगी। जैसे गाड़ी का टायर अगर उठा के चला रहे हैं, उस पे अगर लगाएंगे तो वो बल आघूर्ण लगेगा। जैसे वो गाड़ी में के साथ चलेगी सड़क पर, तो अगर उसमें गति लग रही है तो वो जो है बल लग रहा है। क्योंकि जो है गाड़ी जो है किसके सड़क के सापेक्ष चलने लगती है, तो बल क्या कार्य करता है? किसी भी वस्तु को जो है रेखीय गति में चलने में मदद करता है। आई बात समझ में? देखिए, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु चीज़ यहाँ पे लगी है, यहाँ से वस्तु यहाँ पे लगी है मान लीजिए, तो यहाँ पे इस पे बल लगेगा, बल लगेगा, और ये इतनी दूरी आर है जिसे हम कहते हैं बल बाहु, मतलब जिससे ये वस्तु जुड़ी है, इस पे अगर बल लगेगा तो ये वस्तु इस तरह घूमने लगेगी। जैसे ये मेरा हाथ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? बल बाहु है। क्या है? बल बाहु। इस पे अगर हमने बल लगाया, ये फिर घूम के आ गया, फिर यहीं पे आ गया। आई बात समझ में? तो ये बल जो लग रहा है ये बल आघूर्ण लग रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? बल बाहु है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल बाहु। ये देखिए, बल लगेगा और बल बाहु, ये वस्तु जिससे ये जुड़ी है, तो वही हो गया बल को, यानी कि F से डिनोट करते हैं। देखिए, बल आघूर्ण को जो है साइन होता है ट्वाय, जिसे हम कहते हैं ट्वाय बराबर होता है बल यानी F, और बल बाहु बराबर ये R है, R मतलब ट्वाय बराबर F गुणे R हो गया। तो यहाँ इससे इसका मात्रक निकालें तो देखिए, ट्वाय का मतलब बल आघूर्ण का मात्रक क्या निकल के आएगा?
ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और आर है, ये आर क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन बराबर आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने बीमा से जब से शुरू बता रहे हैं तब से हम बता रहे हैं, न्यूटन का होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ये मीटर लग गया। ठीक, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक, ये मीटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बीमा निकालें तो बीमा क्या निकल के आएगा, केजी जहाँ पर रहे वहाँ पर यम कैपिटल, जहाँ पर यम ये स्मॉल रहे वहाँ पे एल, और जहाँ पे यस रहे वहाँ पे टी। तो यम के यल के पावर 2 और यस के पावर -1। तो यानी बल आघूर्ण का मात्रक और बीमा क्या है, मात्रक हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और बीमा हो गए आपके यम यल के पावर 2 टी के पावर -1। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको ये पूछेगा कि बताइए वह कौन सी भौतिक दो राशियाँ जिसका बीमा व मात्रक समान होता है, तो कौन है, एक तो बल आघूर्ण हो गई, दूसरा एक ऊर्जा और बल आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा क्या होता है, समान होता है। तो आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका मात्रक हो गया, ये बीमा, यहाँ पे हमने ये डायरेक्ट देख के निकाल दिया, ये सब हमने विस्तार से बीमा एवं मात्रक में बताया है। तो अगर नहीं जानते तो जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक, प्लेलिस्ट में ये वीडियो सब पड़ी हैं। तो ये बल आघूर्ण बराबर आपको पता चल गया कि बल गुणे बल बाहु होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए। ये क्वेश्चन इस तरह बनता है दोस्तों कि हमने आपको बताया कि बल बराबर, यहाँ पे देखिए, अब इसको मान लीजिए जैसे टॉय बराबर एफ गुणे आर है, तो इसको मान लीजिए 200 बराबर, ये 200 को क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 2 लिख सकते हैं, या हम 200 को क्या लिख सकते हैं, 50 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये देखिएगा, इसको आप बल बाहु मान लीजिए, इसको बल मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए बल बाहु जो है 2 से 4 हुआ, यानी बढ़ा है। जब ये बढ़ा है तो यहाँ से देखिए ये 100 से 50 हुआ है, 100 से बल जो है 100 से 50 हुआ है। मतलब ये हुआ कि अगर बल बाहु बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, लगने वाला बल घटेगा। बल बाहु अगर जितना बड़ा होगा बल उतना कम लगेगा, और बल जितना अधिक लगना चाहें तो बल बाहु अगर जितना कम हो जाएगा उतना बल जो है अधिक लगेगा। जैसे देखिए आपने सरकारी स्कूलों में देखा होगा हैंडपम्प जो लगा होता है, जो हैंडपम्प लगा होता है ये सरकारी, ये देखिए ये हो गई आपकी बल बाहु। बल बाहु आप समझ रहे हैं ना, कि जो वस्तु ये जो है जुड़ी हो जिससे वही बल बाहु है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि अगर बच्चा चला रहा है तो इसको पकड़ के चलाएगा, अगर यहाँ से आप पकड़ के चला रहे हैं तो जान जो है बल बहुत कम लगेगा। अगर आप यही चीज़ यहाँ से पकड़ के चलाएंगे, कभी इसको एक्सपीरियंस करके देखिए तो खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ से पकड़ के चलाएंगे तो बल कम लगेगा चलाने में, जैसे यहाँ से पकड़ेंगे बल अधिक लगेगा। मतलब अगर बल बाहु को छोटा कर दें, ये चीज़ें अगर हम छोटा कर दें तो लगने वाला बल अधिक हो जाएगा। अगर ये जितना लंबा हो जाएगा उतना लगने वाला बल जो है कम लगेगा। आई बात समझ में। अब देखिए इसीलिए कहा जाता है कि कुम्हार की चाक जो है, कुम्हार की चाक, यहाँ से देखिए कुम्हार की चाक टॉय बराबर हमने एफ गुणे आर था, एफ गुणे आर। ठीक, कुम्हार की चाक जो लगा होता है ये केंद्र है, केंद्र से जिसमें लकड़ी डाल के घुमाता है वो छेदा कहाँ पे लगा होता है, परिधि के पास लगा होता है। क्यों? क्योंकि ये दूरी जितनी लंबी होगी बल बाहु, यही केंद्र से दूरी लंबी होनी चाहिए, तो ये दूरी जितनी लंबी होगी उतने ये चाक घुमाने में आसानी होगी। आई बात समझ। अगर यहाँ पे अगर ये लकड़ी से जो छेदा होता है अगर यहाँ पे रहेगा कुम्हार वाला चाक का तो उतना जान अधिक लगेगा। ठीक, इसीलिए घर में देखते होंगे जब औरतें जाता से पीसती हैं तो उसमें भी जो है लगा होता है जिससे वो पकड़ के घुमाती हैं घिरनी, वो कहाँ पे लगा होता है, परिधि के पास लगा होता। कभी भी इसको देख के एक्सपीरियंस करिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कुम्हार के चाक में वो जो है लकड़ी घुमाने के लिए जो लगा होता है क्यों जो है केंद्र से दूर लगा होता है, क्यों लगा होता है? क्योंकि बल बाहु जितना
अधिक होगा उतना लगने वाला बल कम लगेगा। ठीक, इतना समझ गए। ये कुम्हार का चाक समझ गए, घर का जात समझ गए। अब देखिए, अब आपसे ये भी पूछेगा कि दरवाज़ा खिड़की, जो ये मान लीजिए आपका दरवाज़ा, ये मान लीजिए दीवार है, यहाँ से आपका ये दरवाज़ा लगा है, दरवाज़ा लगा तो यहाँ पेंच लगा होता है ना दरवाजे में, तो वो जो पकड़ के आप दरवाजे को आगे पीछे करते हैं, यहाँ से हैंडल लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है? यहाँ पे लगा होता है। तो ये यहाँ से क्यों इतना लंबा लगाया जाता है? क्यों नहीं यहाँ बीच में लगाया जाए, क्यों नहीं यहाँ पे लगाए? इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ से ये इसका केंद्र है, यहाँ से ये दूरी जितना बल बाहु जितना लंबा रहेगा, लगने वाला बल उतना जो है कम लगेगा। खिड़की में भी जब लगाया जाता है ये पेंच, तो जो है यहाँ से जहाँ पे ये लगा रहता है पेंच, जहाँ से ये बने रहते हैं खिड़की के दरवाजे, वो दूर लगा होता है, जो पकड़ के आप मुठिया घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं। कभी भी देखिएगा कि ये आसानी होती है पकड़ने के लिए, इसीलिए ये सब दूर लगाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है बल आघूर्ण में पूछेगा। ठीक, तो ये सब समझ में आ गया। बल आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, ग्रहों के तीनों नियम एकदम क्लियर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को जो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।